बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के हवाले से एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला किया और उन्होंने खुद ये कहा है कि ये इक़्तिदार की नहीं इक़्तिदार की फतह है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को गवर्नरशिप से भी दस्तबरदार करवा लिया और अपनी पार्टी को जो है वजारत आला से भी दस्तबरदार करवा लिया है। उन्होंने एक ऐसी पार्टीज़ को ये ऑफ़र दी है जिसमें वो समझते हैं, बिलीव करते हैं कि ये लोग जो है उनकी सपोर्ट के साथ, नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट के साथ जो है बलूचिस्तान में अमन को वापस लाएंगे। बलूचिस्तान के बड़े बड़े इश्यूज, मिसिंग पर्सन से लेके वहाँ पे अगर ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे अगर लोगों ने बंदूकें उठाई हुई हैं, अगर नौजवान वहाँ के मायूस हैं, कौमी धारे में नहीं है, तो उनको वापस लेंगे। नवाज शरीफ साहब का ये ट्रस्ट, लेकिन इसको बहुत से नाकदीन इस तरह अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि ये इक़्तिदार की नहीं इक़्तिदार की फतह है। हम जो उन्होंने आज ऐलान किया नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच को, जो कि मिडिल क्लास है, उनका ताल्लुक किसी क्लैन से नहीं, किसी सरदार से नहीं, ना उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो एक दूसरी पार्टी से उनका ताल्लुक है। उनको नॉमिनेट करते हुए बहुत से लोगों के नज़दीक एक बहुत बड़ा फैसला है। अपनी पार्टी को उन्होंने दस्तबरदार करवाया मियां नवाज शरीफ ने। ये फैसले का जब उन्होंने ऐलान किया आज, तो किस तरह ये ऐलान किया गया, इसके लिए हम आपको उनकी क्लिप सुनवाते हैं। हमने ये मिल के फैसला किया है कि हमारी नेशनल पार्टी जो है उसके जो सरबराह हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, वो हमारे बलूचिस्तान के वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह से इसके साथ साथ गवर्नर जो बलूचिस्तान का होगा वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से उसका ताल्लुक़ होगा। वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद की है और वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने जमहूरियत की बात की है, मैं समझता हूँ कि आज वो सब बातों का एक अमली मुज़ाहरा करने का दिन आया है। और हमने जब ये कहा कि मैंने ये भी कहा कि हमें भाई ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, हम इक़्तिदार की जंग लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां हासिल बेजंजो मौजूद है। बेजंजो साहब, आप उस मीटिंग में मौजूद थे। किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही पार्टी के लोगों को मनाया, जिसमें मरी साहब भी हैं, जिसमें जो है सबसे बड़े कैंडिडेट सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब थे, जिनके मतलब कहा जा रहा था कि कहीं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का भी एक खदशा था। इन सबको किस तरह मनाया गया इस इतने अहम डिसीजन में जो आपकी पार्टी को सौंप दिया गया? हालांकि मैंडेट नवाज शरीफ साहब का था, फिर भी आपको दिया उन्होंने कौमी इंटरेस्ट में। भाई थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ये नवाज शरीफ के लिए भी अपने पार्टी के हवाले से या मुस्लिम लीग नून के हवाले से, स्पेशली उसकी जो बलूचिस्तान की पार्टी थी, इस हवाले से एक बहुत मुश्किल फैसला था उसके लिए। और ये फैसला करना इतना आसान नहीं था, मगर नवाज शरीफ मैं समझता हूँ कि ये समझता है कि मैं उन लोगों को आगे लाऊं जो डिलीवर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो ये जिम्मेदारी खासकर बलूचिस्तान में वो नेशनलिस्टों के हवाले से हल करना चाहता है। और वो ये समझता है कि नेशनलिस्ट जो पार्टीज हैं वो इसकी बेहतर तरीके से जो है इस मसले को समझते भी हैं और इसको बेहतर तरीके से एड्रेस करेंगे। फिर दूसरी अहम बात, जैसे शुरू आपके इंट्रो में आपने कहा कि देखें बलूचिस्तान की हिस्ट्री में ये खुद बहुत बड़ी बात है कि पहली दफ़ा लोअर मिडिल क्लास का कोई शख्स जो है कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर, मतलब कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर में को पहली दफा इतनी बड़ी स्लॉट, इतनी बड़ी जगह मिली है। मैं समझता हूँ इसमें जो विजन है किसका, नवाज शरीफ का, एकदम सिर्फ मुझे जबरदस्त हुकूमत नहीं करनी है, सिर्फ हुकूमत करना, मगर हुकूमत में डिलीवर करना सबसे मुश्किल। अच्छा बेजंजो साहब, आपको लगता है कि ये सियासी तौर पे बहुत शरीफ आदमी हैं, आपकी पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच साहब सिविल मूवमेंट चलाते रहे, वहाँ पर NGOs के साथ मिलकर मिसिंग पर्सनस के हवाले से, वहाँ अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से, आपको लगता है कि इतनी उनका इस सादगी के साथ जो इतने बड़े बड़े मसाइल हैं बलूचिस्तान के, जिनमें आपको सरदारों को भी शायद फेस करना पड़े, जिनमें शायद आपको वहाँ जिन लोगों ने बंदूक उठाई उनको फेस करना पड़े, वहाँ के लोकल डायनामिक्स हैं, वहाँ पे FC मौजूद है कहा ही जाता है, हम तो वहाँ तक नहीं गए अभी तक, इन तमाम चैलेंजेस को, अब ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको लगता है अब्दुल मालिक बलोच साहब जो है वो इस जिम्मेदारी को पूरी कर लेंगे अपनी तमाम तर शराफत, सियासी शराफत के साथ? सर भाई, एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो खुद हमारे पैदा करदा है, हमारे हुकूमतों के पैदा करदा है। अगर हम उन्हीं को कम कर ले, अगर उन्हीं वो मसाइल जो हमारे हाथ में होंगे, अगर फेडरल गवर्नमेंट और अस्करी क़यादत
हमारी मदद करे तो 50% 60% वो मसाइल हैं जो पैदा किए गए हैं उनको तो हम फौरी तौर पे हल कर सकते हैं। ठीक है। मतलब मिसिंग पर्सन का मसला है, लोग जो भी पकड़ा जाता है उसको आप पकड़ करके बंद करके अदालत में पेश कर दें, सजा दें, जो भी दें। इसी तरह जो बुलेट रेडेड बॉडीज है इसका सिलसिला बंद कर दें। और इसके बाद चोर और डाकुओं का एक बहुत बड़ा गिरोह जो है पूरे बलूचिस्तान पर राज कर रहा है, जिसको बिल्कुल हम एक अपनी लोकल पुलिसिंग के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वो मसाइल है जो हम अगर फेडरल गवर्नमेंट और अस्करी ताकतें मदद कर लें इस हुकूमत की तो हम ये काम बहुत आसानी से कर लेंगे। रही दूसरी बात जिसके हवाले से अस्करी कुव्वतों की बात हो रही है, देखिए हम इन सब से मुतल्लिक भी हैं, हम इनको जानते भी हैं। हमारा इरादा ये है कि हम सीएमशिप लेने के बाद अगर ये दोनों फेडरल गवर्नमेंट और अस्करी क़यादत ने हमें मदद करने का फैसला किया तो हम इन तमाम के पास जाएंगे। ठीक, आप मेरे साथ रहिएगा। बिजंजो साहब हमारे साथ मौजूद है, इकराम सहगल साहब। नवाज शरीफ साहब ने आज बहुत बड़ा स्टेप लिया, अपनी पार्टी को दस्तबरदार करवाया और दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने, हालांकि गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में थे वहां पे, बलोचिस्तान के और कौमी इंटरेस्ट के अंदर जो है उनको वजारत आला और गवर्नरशिप भी दे दी, बख्तूर मिली अवामी पार्टी को। इस डिसीजन को आप किस तरह देखते हैं और जो बलोचिस्तान के मसाइल हैं उनके चैलेंज में पूरा उतरेंगे अब्दुल मालिक बलोच साहब? देखिए ये बहुत अच्छा फैसला है जी। फैसला इसलिए अच्छा है क्योंकि जिस तरह बिजंजो साहब ने कहा है, ये एक कॉमन आदमी फॉर द फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान में आ रहा है सीएमशिप में जी। ये खाली सरदारों का गेम था और ये सरदार जो थे ये खाली फ्रेंकली स्पीकिंग ये मर्री, बुख्ती और मंगल ये 17% रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हजारा की जो कोई पूछता नहीं था उनको, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बलोच की पूछता भी नहीं। एक माइनॉरिटी है जिसने एक बाकियों को होस्टेज लिया हुआ था। और मैं समझता हूँ कि ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इनका बलोच साहब का तो खैर रेपुटेशन भी अच्छा है, बट बिजंजो साहब की, उनके वालिद साहब वगैरह जो थे, इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी का। और अगर इसी तरह ये चलाएंगे तो जिस तरह बिजंजो साहब ने कहा है, आपके मसाइल जो हैं, बहुत मसाइल आपके कम हो सकते हैं अगर आप अपनी तौर पर जो वाजे कर दें कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर जाए। नहीं कि हर चीज पर आप एक प्रोटेस्ट लिया जाए और बार बार आप अस्करी की आदत को ब्लेम करना शुरू कर दें हर चीज के लिए। बहुत शुक्रिया। इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बिजंजो साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारा आज का पैनल जो है खवातीन का पैनल है, सारी ही ऑलमोस्ट जो है मेजॉरिटी उनमें न्यूली इलेक्टेड है। डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत वार्म वेलकम। ज़ेब जाफरी साहिबा PMNN से, और शमीला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शीरी मजारी साहिबा, कतई नज़र पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आज आप समझती हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन है, मियां नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी अपनी पार्टी को पीछे रख के बलोचिस्तान में एक मिडिल क्लास पार्टी को, जिन पे वो बिलीव कर रहे हैं कि मसाइल को बाहर निकाल सकेंगे, उन पे ट्रस्ट किया। आपको लगता है बलोचिस्तान के लिए बहुत बड़ा फैसला है मियां साहब का? जी, मैं समझती हूँ ये डिसीजन एक नेसेसरी डिसीजन था, और मैं समझती हूँ कि ये बलोचिस्तान के जो हालात हैं उसमें और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जब तक आप बलोच लीडरशिप को आगे नहीं लाएंगे मसले हल करने के लिए, खासकर मिसिंग पर्सन्स और जो पॉलिटिकल एग्जाइल्स हैं उनको वापस लाना, ये पहला स्टेप है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कदम आगे जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं ये वेलकम स्टेप है। राइट जी। ज़ेब जाफरी साहिबा, आज का डिसीजन तो बड़ा अहम है, लेकिन आपको लगता है वैसे कि जितने बड़े इश्यूज हैं वहाँ पे, उसमें हम जानते हैं इंस्टीट्यूशंस का इशू है, उसमें वहाँ पे लोगों ने बंदूक उठाई हुई है, बलोच साहब जो है वो इन मसाइल को हल कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान की आवाम और वहाँ के जो लोग हैं उनको मुबारकबाद दूंगी कि 10 सालों बाद उनकी अपने इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए अपना एक लोकल, एक ऑनेस्ट और एक मिडिल क्लास का चीफ मिनिस्टर उनको दिया जा रहा है। और ये क्रेडिट हमारी पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मैं दूंगी, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट बनी है कोई पावर हंग्री नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब भी गवर्नमेंट्स बनी है हमेशा इक़्तिदार की बात हुई है, किसी ने भी नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं की। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस इक़दाम से अपने आप को एक नेशनल लीडर साबित किया है। तो इंशाल्लाह ताला चैलेंजेस तो है, लेकिन मियां साहब ने बार बार कहा है कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट की बार हमेशा सपोर्ट रहेगी, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा और गवर्नर बनेगा। और जो चैलेंजेस है, मेरे ख्याल में अगर वहाँ के लोकल्स
जो लोकल जो चीफ मिनिस्टर है वो अगर इसको फेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कौन से फैक्टर्स कहाँ पे जो है डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर तौर पे फेस कर सके, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, मेडिकल इश्यूज है, तो आपको लगता है कि ये फैसला जो है तो टारगेट किलिंग्स इतने मेरिट पे है कि ये वो प्रॉब्लम्स कर सकेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के और मसाइल भी डिस्कस किए जाएंगे। आज का हमारा जो पैनल है वो खवातीन लेजिस्लेटर्स का है। शमीला फारूकी साहब हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद। ज़ेब जाफी साहब मौजूद हैं, शीरी मज़हरी साहब मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए जो नई पार्लियामान है सिंध में शमीला फारूकी साहब रिप्रेजेंट कर रही हैं, और फेडरेशन में जो हमारी दो पैनल इस्लामाबाद में तशरीफ रखती हैं, वो क्या परसेप्शन रखती हैं बीइंग MNA इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, वो बलूचिस्तान का हो, वो फॉरेन पॉलिसी का हो, एनर्जी का हो। इस पे बात करेंगे इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान के न्यू लेजिस्लेटर्स, खासतौर पे जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हमारी हैं, उनसे हमारी तवक्कुआत जो इन पे बात करेंगे, और उनकी आपस में गवर्नमेंट ऑपोजिशन की एक दूसरे से क्या तवक्कुआत है। शीरी मज़हरी साहिबा, आपसे बेसिकली जो आपने स्टेटमेंट्स दी नेटो के हवाले से, आपने कहा कि जी नेटो कंटेनर की तलाशी ली जाएगी। आपके वजीर आला ने जो है ये कह दिया, खटक साहब ने, खैर पख्तूनख्वा में, वो कहते हैं कि जी अगर आज जब ड्रोन गिरा कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा जी अगर आज फेडरेशन में हमारी गवर्नमेंट होती, फेडरल गवर्नमेंट, तो ये ड्रोन कभी ना गिरता। इमरान साहब ने कह दिया कि हम मदद करेंगे, नवाज शरीफ साहब की ताउन करेंगे उस सूरत में जब आप अमेरिका की जंग से बाहर निकलेंगे ड्रोन। तो आपकी जो तवक्कुआत है बहुत से लोगों के नज़दीक खासी जज्बाती है, और वो ऐसी है कि जो कोई गवर्नमेंट फिलहाल उनको पूरा नहीं कर सकता, आप भी शायद ना कर सकते अगर पावर में होते। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फेडरल गवर्नमेंट से? कुछ ज्यादा जज्बाती एक्सपेक्टेशंस नहीं है डॉक्टर साहिबा? नहीं, देखें, जब जज्बाती तो बिल्कुल नहीं है, ये एक रियलिस्टिक हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब आपकी कौम के खिलाफ एक बैरूनी मुल्क अटैक कर रहा है, आपके लोगों को मार रहा है, जब आप उनके इत्तेहादी कहलाते हैं, तो फिर ये जज्बाती फैसला नहीं है। मैं समझती हूँ ये एक रियलिस्टिक फैसला है। अगर आपने अमन लाना है, अगर आपने दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, तो आपने अपनी जंग अपनी पॉलिसीज़ के तहत लड़नी है। आप अमेरिका की जंग नहीं लड़ सकते। जब आप अमेरिका की जंग से निकलेंगे तो आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा जिसमें आप दहशतगर्दी से डील कर सकते हैं, और आप जिहाद का नैरेटिव जो है वो ख़त्म कर देंगे मिलिटेंट्स के लिए, जो कहते हैं जी हम कुफर के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और हमारे लोगों को इस बेसिस पे वो अटैक करते हैं। जब कुफर से आप हट जाएंगे सो टू स्पीक, तो फिर मिलिटेंट्स के पास वो नहीं रहेगा। फिर आप जो एक्सट्रीम मिलिटेंट्स हैं उनको आप आइसोलेट कर सकते हैं, और जो आपके साथ टेबल पे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन मानते हुए, पाकिस्तान की रियासत के दायरे में रहते हुए आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। बात बताइए, आपका मुतालबा क्या है कि थोड़े दिनों के लिए ड्रोन्स रोक दिया जाए जब तक कि मुज़ाकरात हो रहे तालिबान से? या आप अमेरिका से कहती हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट होती फेडरल में तो आप अमेरिका से कहते हैं कि जी ड्रोन्स आप हमेशा के लिए रोक दें, हम खुद डील करेंगे? वो बात तो किसी गवर्नमेंट की कैपेसिटी में नहीं है जी। कामरान साहब, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये ड्रोन्स इलीगल है इंटरनेशनल लॉ के तहत, UN चार्टर आर्टिकल 2 के तहत और ह्यूमन राइट्स कवेनेंट के तहत। तो तीनों बेसिस पे ये इलीगल है। और जो अमेरिका का आर्ग्यूमेंट है, मैं तो जॉन केरी से बल्कि एक मैंने स्टेटमेंट दी थी उसके बाद, जब उन्होंने कहा जी इसका लीगल है ये, मैंने पूछा था कौन से कानून के तहत, क्योंकि दुनिया में ये रिकग्नाइज है कि जिधर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आपने दस्तखत किया हुआ है वो सुप्रीम होती है और आपका जो नेशनल लॉ है वो सबसर्विएंट होता है। तो देखिए, दूसरी एक बात और इसमें बड़ी एसेंशियल है कि ड्रोन, और ये जो अमेरिकन आर्ग्यूमेंट है कि जनाब अगर आप हमने तो पाकिस्तान के दुश्मनों को मारा है, ये तो उस तरह कहने की बात है कि जी अगर आप एक गुंडे को कत्ल कर दे तो क्या कत्ल जायज होता है? ठीक है, कत्ल है, तो इलीगल चीज इलीगल है। आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मैम इसको, इन चीजों को इतना सिंपल तरीके से नहीं देख सकते। पाकिस्तान अलाई है ना अमेरिका का, उनसे एड भी ले रहा है, उनके लिए काम भी कर रहा है, और वो हमारे लिए भी काम कर रहे हैं। मतलब ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड मामले, लेकिन बहरहाल क्या हमारे लिए वो काम कर रहे हैं कामरान साहब? मुझे एड दे रहे हैं ना आपको, एड दे रहा है आपको।
तो एड तो हमारे लिए आपकी जो गैर कानूनी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई उस पर उन्होंने आपके मामले को यूएन लेके नहीं गए, बड़े बड़े इश्यूज है, बड़े ओवरलुक किया उन्होंने आपके मामलात को। मेरी बात सुनिए, आप कैसे बात कर रहे हैं? हमारा किस बेसिस पे न्यूक्लियर इशू वो यूएन में लेके जाते? यूएन हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। वो जो डॉक्टर कदीर साहब पे इल्जामात थे, जो डॉक्टर कदीर साहब पे इल्जामात थे, वो कैसे लेके जाते? वो किस बेसिस पे लेके जाते? उन्होंने तो खुद प्रोलिफरेशन की है। ठीक है, मुझे जाने दें आगे। आप इस तरह ना करें, उन्होंने हम पे कोई एहसान नहीं किया। ठीक वो लेके नहीं जाते क्योंकि उन्होंने इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम ठीक है। ज़ेब जाफर साहिबा, किस बेसिस पे लेके? ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। ज़ेब जाफर साहिबा, कितना बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ फेडरेशन में भी आपसे बात करेगी ड्रोन्स के हवाले से, वो खैर पख्तूनख्वा के वहां से भी आवाज उठेगी, वो आपसे कहेंगे कि जी आप ड्रोन्स बंद करें वरना हमारे यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, दहशतगर्द जो है यहाँ पे हमले कर रहे हैं पेशावर के अंदर, खुदा ना खास्ता, जो कि रहा है ट्रेंड से पहले। तो किस तरह आप अपोजिशन को कन्विंस करेंगे ड्रोन्स को लेके, वॉर ऑन टेरर को लेके? पॉलिसी क्या है आपकी अमेरिका को लेके? जी, सबसे पहले जो ड्रोन अटैक्स का मामला है जी, वो तहरीक इंसाफ का मामला नहीं, हमारे नेशनल मामला है। और इसमें मेरे ख्याल में सारी पार्टीज जो है उनका एक ही लाए अमल है कि हम चाहते हैं कि हर हाल में ड्रोन अटैक्स ख़त्म हो। तो अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत को इसमें सपोर्ट करेगी तो बाकी हमारा एजेंडा तो एक ही है। 2004 में पहली दफ़ा ड्रोन अटैक हुआ था बुश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और उसके बाद 54 ड्रोन अटैक्स हुए थे। उसके बाद कंटिन्यूशन हुई ओबामा के वक्त, और 315 ड्रोन अटैक्स आज की डेट तक हो चुके हैं। तो ये है कि तादाद बढ़ती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। और जो पिछले 10 जितना ये टर्न्योर गुजरा है, किसी भी गवर्नमेंट ने इसको कंडेम नहीं किया। विकीलीक्स के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि वी वांट द ड्रोन अटैक्स टू बी स्टॉप्ड। नाउ दिस गवर्नमेंट इज टेकिंग द स्टैंड। हम चाहते हैं कि हर कीमत पे ये ड्रोन अटैक्स खत्म हो, और इसमें हम तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेंगे। बल्कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ, हम ये देखिए कौमी एजेंडा है, दिस इज अबाउट अ सॉवरेनिटी। इसमें हर स्टेक होल्डर, इसमें हर पार्टी जो असेंबली के अंदर है या उसने कोई वोट बैंक लिया है असेंबली के बाहर, उन सबको एक ऑन बोर्ड ला के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सबकी मुशावरत के साथ फैसला लेंगे, क्योंकि ये नेशनल इशू है। और जब तक इस पे हम लोग इकट्ठे होकर यूनानिमसली, आपकी बात सही है कि आप नेशनल इशू है उनको आप लेंगे ऑन बोर्ड, लेकिन मेरा सवाल आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, उस पर जवाब वापस लूंगा। मैंने शर्मिला साहब का बजा सवाल मेरा आपके लिए ये है कि आप असल में तो तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेने का मामला नहीं है, ये तो अमेरिका को ऑन बोर्ड लेने का मामला है। और अमेरिका के साथ जो एक एग्रीमेंट्स का तसलसल है पिछले 10 साल से, जिसमें पाकिस्तान अलाई बना हुआ है, आप किस तरह उससे एकदम बाहर निकल आएंगे जब तक कि अमेरिका सीज फायर अनाउंस नहीं करता अफगानिस्तान में? लेकिन इस सवाल को मैं छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए। शर्मिला फारूकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक तो ये बता दीजिए कि आज नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया बलूचिस्तान के मामले पे। उनका मैंडेट था, उन्होंने मैंडेट विड्रॉ किया, हो सकता है अपने साथियों को भी नाराज किया हो, लेकिन बलूचिस्तान के इंटरेस्ट में उन्होंने एक दूसरी पार्टी को, एक मिडिल क्लास लीडरशिप को, अब्दुल मालिक बलोच साहब की लीडरशिप को आगे आने दिया। एक तो इस डिसीजन को आप किस तरह देखती हैं नेशनल कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, डिसीजन तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि डॉक्टर साहब की एक अच्छी रेपुटेशन है, उनकी अपनी खदमात हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से, उन्होंने NGOs के साथ काम किया हुआ है और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसमें मैंडेट विदड्रॉ करने का कोई मैं समझती हूँ बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और जब आप एक ऐसे मनसब पे जाते हैं जहां आपने पूरे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करनी है, तो वहां फिर आप सूबों को, जिनको अब बाख्तियार बनाया गया है 18वीं तरमीम के बाद, वहां पर उनके मसाइल को देखते हुए, उनकी ख्वाहिशात को देखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। और यहाँ पर मैं समझती हूँ कि जो फैसला हुआ है वो अपेरेंटली तो खुशहाल नज़र आ रहा है, लेकिन दिस इज़ दी स्टार्ट। अब ये जो फैसले, अहम फैसले होने वो ये हैं कि अब तक तो डॉक्टर मालिक साहब एक मूवमेंट चलाते रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद NGOs मिसिंग पर्सन्स के लिए, लेकिन क्या वो मिसिंग पर्सन्स के इस इशू को हल करने में कामयाब होते हैं या नहीं? फिर दूसरी चीज़ ये है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये एक बहुत बड़ा मसला इनके सामने आया कि इन पे इनका क्या मौक़िफ़ है। अभी तक कैटेगोरिकली ना हमें मियाँ साहब की तरफ से कोई अंदेशा आया है, ना जो नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से आया ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे या नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया इसको अप्रिशिएट नहीं करता, अमेरिका इसको अप्रिशिएट नहीं करता। हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। फिर जो आपका ग्वादर पोर्ट है उसके हवाले से भी बहुत इश्यूज हैं। अच्छा, वो तो शिबे साहब एक सवाल और आपसे पूछ लूं मैं, ये जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि आप पहले हुकूमत में रहे, अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के हवाले से, तो आप भी तो उतनी बेबस थे ना जितनी इस वक्त मियां साहब की गवर्नमेंट है, या आप भी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर
एक ऐसी चीज एक्सपेक्ट करेंगे आज की PMLN की क़यादत से जो पिछले 5-10 साल जो है हुकूमतें आप समेत मुशर्रफ साहब कर ही नहीं सके कि वॉर ऑन टेरर से बाहर निकल जाएं, अमेरिका की जो है मुखालफत मोल ले लें और उसके लाइन खत्म कर दें और ड्रोन पे देखिए कामरान साहब, नहीं कामरान साहब, हम कोई इम्प्रैक्टिकल या कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि हम हुकूमत में रह चुके, हमें पता है कि क्या हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या वीकनेस है और किस हद तक हम जा सकते हैं। हम ऐसी कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जी छड़ी घुमाई और ड्रोन अटैक मार गिराया या अमेरिका से आपने ताल्लुकात जो है वो कतई ताल्लुकात कर ली, ऐसी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें। लेकिन यस, हमारी गवर्नमेंट में और मियाँ साहब की गवर्नमेंट में बड़ा मेजर फ़र्क है, वो ये है कि वो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेकर आए। 186 मेंबर्स हैं उनके इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर। हमारी एक कोalition गवर्नमेंट थी, यहाँ पर वो सिंपल मेजॉरिटी के अंदर है, हम सिंपल मेजॉरिटी में नहीं थे। तो इसी तरीके से पंजाब के अंदर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी, हमारे पास नहीं थी। तो फैसले करने में जिस तरह मियाँ साहब कहते हैं ना, बेसाखियों की जरूरत ना पड़े, हमें बेसाखियों की जरूरत थी और हमें तमाम जमातों को जो हमारे साथ कोalition में थी उनको ऑन बोर्ड करना था कोई भी अहम फैसला लेने से तो पहले। अब आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? के साथ ये इशू नहीं एक बात बताइए ना उनसे, आप अब क्या एक्सपेक्ट करती है कि इतना क्लियर मैंडेट है उनके पास, है तो हुकूमत ही ना, हुकूमत पाकिस्तान है, अमेरिका से वो डील तो नहीं कर सकती जो आप लोग भी नहीं कर सके क्योंकि आपकी पार्लियामेंट वही चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कामरान साहब, हम उनसे वही चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जिनका उन्होंने वादा किया है आवाम से। और उनमें उन वादों में ये है कि देखिए उन्होंने कहा है कि जनाब हम इस मुल्क से वॉर ऑन टेरर खत्म कर दें, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि ये दहशतगर्दी की जंग उनकी है। अब ये एक पेज पे हैं जो फौज हमारी है, जनरल कियानी साहब उनका स्टेटमेंट एक दूसरी बात करता है, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। अब वो कैसे आएगा? देखिए ना, अगर आपने वॉर ऑन टेरर पे ये जंग खत्म कर देनी, आपने कहा कि जी टुमारो वी विड्रॉ फ्रॉम दिस वॉर, तो क्या आपकी आर्मी आपके साथ है या नहीं है? फिर उन्होंने कहा कि जी हम बिजली का बहरान खत्म कर देंगे। अब उसके लिए पहले तो टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता, पहले तो टाइम फ्रेम दिया जाता था, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, अब वो नहीं देते ना। अब तो मियां साहब ने कहा कि वो छोटे मियां साहब जो हैं जोश खताबत में कह गए, उनकी बात पे आप ध्यान ना दें, तो इस तरह तो फिर मेरे ख्याल है कि इसका मैं काउंटर कमेंट लेता हूं ज़ेब साहिबा से और शीरी मुज़ाहिर साहिबा के लिए भी कुछ सवालात हैं मेरे पास। लेकिन इस प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपको बता दूं कि बलोचिस्तान जिसका मामला फंसा हुआ था काफ़ी अरसे से जब से इलेक्शन हुए, और मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा स्टेप उठाया, अपनी पार्टी को उन्होंने दस्तबरदार करवाया और उन्होंने एक मिडिल क्लास लीडरशिप को लेके आए जो कि ना किसी सरदार क्लैन से जिनका ताल्लुक है, ना उनका उनकी पार्टी से ताल्लुक है। अब्दुल मालिक बलोच जो है इस वक्त वो वज़ीर आला नामज़द हो गए, वज़ीर आला उनको बनाया है मियां नवाज शरीफ साहब ने। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं बलोच साहब के लिए, वक्त बताएगा वो चैलेंज में किस तरह पूरा उतरते हैं। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। शमीला फारूकी साहबा ने जो चार्जशीट और सवालात उठाए ज़ेब जाफर साहबा से पूछेंगे और शीरी मज़ारी साहबा के लिए भी कुछ सवालात मेरे पास है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बलोचिस्तान का मसला हल हुआ इस हवाले से कि वहाँ पे वज़ीर आला नामज़द किया गया। ये एक जनरल परसेप्शन है कि पंजाब जो है उससे नाला रहते हैं जो हमारे पॉपुलेशन में छोटे सूबे हैं, ख़ासतौर पे बलोचिस्तान। इसके बहुत से रीज़न है, इस पर कभी प्रोग्राम किया जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान पंजाब के पॉलिटिशियन से, बल्कि पंजाब की जो मेजॉरिटी आर्मी है, ऑब्वियसली हमारी आर्मी जो है वो पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा, तो वो उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है उनकी, तो वो इसलिए नाराज़ रहते हैं। जब कोई मिलिट्री टेक ओवर होता है तो ऑब्वियसली पंजाब की हुकूमत कहलाई जाती है, आ गई है फेडरेशन में। पंजाब वैसे ही पानी से लेकर दूसरे मसाइल पे लगता है ऐसा ही है कि शायद दूसरे सूबे जो है उनका हक जो है वो थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश की गई। लेकिन आज हिस्टोरिक डेवलपमेंट थी जब नवाज शरीफ साहब ने जो है गवर्नरशिप भी जो है वजारत आला तो छोड़ी, गवर्नरशिप भी छोड़ दी और उन्हें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को दी। इस मौके पर पंजाब के हवाले से उन्हीं के लीडर अच्छा ज़ई साहब ने क्या कहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिमार्क्स हैं, आपको सुनवाते हैं। हमें पंजाब से सिर्फ ये शिकायत थी कि भाई थोड़ा जमहूरी रवैया रखो। आज पंजाब का रवैया जमहूरी है, जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील का उनका एजेंडा है, करप्शन के ख़िलाफ़ उनके लड़ने का एजेंडा है, यहाँ टेररिज्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात हैं वो एजेंडा है। पश्तून बलोच मिलकर आपके साथ मुकम्मल इस मुत्तहिदा जंग में शामिल है। इस लिहाज से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वहाँ के बलूचिस्तान के लीडर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब से वो बज़ाहिर खुश नजर आते हैं और एतमाद किया उन्होंने पंजाब की क़यादत के ऊपर, पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर। मैं ज़ेब जाफर साहब आपके पास आऊँगा। प्रोग्राम में पहले शमीला फारूकी साहिबा ने
पॉइंट्स उठाए, मनोवन आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने कहा जी हमारी अलायंस की हुकूमत थी, अलायंस की, हम वो स्टेप नहीं ले सकते जो आप ले सकते हैं, और आपको जो है बिजली से लेकर दूसरी चीजों पे बड़ा फर्म स्टैंड लेना है, और आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन से पहले जो है आपने जो वादे किए वो आप पूरे नहीं कर सके। आपके पास बड़ा क्लियर मैंडेट। शर्मिला साहबा के सवाल है आपके लिए। जी मैं इस पे ये बात करूंगी जी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को 5 साल अपना टेन्योर पूरा करने को मिला था, चाहे वो कोलिशन में थे या नहीं थे, लेकिन दे कंप्लीटेड देयर टेन्योर, और वहाँ पे कोई गवर्नर रूल नहीं लगा था जिस तरह पंजाब में इन्होंने लगवाया था। तो दे हैड दैट टाइम फ्रेम टू मेक एंड चेंज पॉलिसीज एंड डू डिलीवर। इन्होंने भी एक नुक्ता उठाया कि जी गैस पाइपलाइन पर अभी तक इन्होंने बात नहीं की। हमें जी गवर्नमेंट को फॉर्म हुए भी आज दूसरा दिन है, और गवर्नमेंट तो फॉर्म ही नहीं हुई अभी आपकी। इंशाल्लाह हमें ओथ लिए हुए जो है जी सेकंड डे है, और अभी हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बीच में हैं। अभी हम लोग अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो जहाँ पे गैस पाइपलाइन का इशू है ये नेशनल इंटरेस्ट में है, तो इसको हम फोगो नहीं कर सकते। मेरा ये सवाल है कि इनको ये 5 साल पहले क्यों नहीं याद आया, जब हुकूमत जा रही थी तो आखिरी दिनों में इन्होंने इस इशू को टच किया। लेकिन इसको हमने बिल्कुल फोगो नहीं करना, इसको हमने कंटिन्यू रखना, बिकॉज इट्स इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, डेफिनेटली जी हमें एक बहुत ज्यादा वीक गवर्नमेंट क्या कहते हैं फाइनेंशियल ईयर्स नजर आ रहे हैं, वीक इकोनॉमी हमें इनहेरिट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के थ्रू, और ये जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो जो है लोड शेडिंग का है। पिछले इन्होंने कहा जोशो खिताबत में शहबाज शरीफ साहब जो है अक्सर माइक गिरा देते, तो आग वीडियो क्लिपिंग्स है राजा परवेज अशरफ साहब की भी, कि वो इस तरह बार बार कमिटमेंट पे जो डेट देते थे और लोगों पे वो डेट पे पूरा नहीं उतर सके। तो ये जो टारगेट था ये शहबाज शरीफ के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी, एज ही वाज द चीफ मिनिस्टर नॉट द प्राइम मिनिस्टर। बहरहाल इसका एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म प्लान PMLN ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सोच रखा है, जिसके ऊपर हम अमल करेंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम लोग डेट तो नहीं दे रहे, लेकिन विद इन 100 डेज में एक चेंज लोगों को नजर आएगा। अगर ऐसा हो तो बहुत बड़ी बात होगी। शर्मिला साहिबा थोड़ा इनको ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, अभी तो इक़्तिदार में भी नहीं आया, आपने पहले इतने बड़े जी। ये बात अब नहीं चल सकती, ये बात अब नहीं चल सकती कि जनाब वो नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ये सारी इलेक्शन कैंपेन की बातें मैं कर रही हूँ, जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान आवाम से वादे किए गए। अच्छा मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँ, वो आपका पॉइंट आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे के पास इख्तियार है कि वो बिजली के वही सवाल उनसे पूछ रहा हूं ना। खैर पूछे पिछले 2 सालों में पंजाब में क्या पंजाब पावर पॉलिसी भी बनी है कि नहीं? ठीक है, लेकिन वो फिर वो सवाल तमाम सूबों पे आएगा, सिंध पे भी आएगा, बलूचिस्तान पे भी, पंजाब पे भी। लेकिन मैं जरा डॉक्टर साहब के पास चला जाऊं। अब नहीं चलेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो सवाल शर्मिला फारूकी साहब ने उठाया ना, वो सवाल मैं आपके लिए भी रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब चाहते थे 2010 के बाद जब अमेंडमेंट हुई, तरमीम हुई दस्तूर में, तो बिजली का 1 मेगावाट तो पैदा कर लेते। अब उसको तो आप छोड़ें, मैं अब आपसे पूछता हूँ, खैर पख्तूनख्वा में आपकी प्रायोरिटी में तो फिर एनर्जी बहुत बड़ा इशू होना चाहिए। अब आप बनाएंगे बिजली 1.5-2 साल में, कितने सालों में आप बिजली देंगे खैर पख्तूनख्वा को? कामरान साहब, हम इंशाल्लाह बिल्कुल जो हमारी कमिटमेंट है कि हम ये बिजली का बहरान ख़त्म करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसीज तैयार हैं, जो कि आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, जब हुकूमत कैबिनेट तो हमारी बनने दे, लेकिन हम अपना एनर्जी पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा में पेश करेंगे। मैं एक बात करना चाहती हूँ, जो शर्मिला ने बात की कि हमारी वीक गवर्नमेंट थी, इशू इनका ये था दहशतगर्दी पे, प्रॉब्लम इनका ये था ड्रोन इशूज़ पे कि ये ड्यूल पॉलिसी थी। हमारी कौम को कुछ कहते थे, पीछे से जाके अमरीकनों को कहते थे कि आप ड्रोन्स करें। और तीसरी बात जो इन्होंने की कि क्या फ़ौज उसी पेज पे होगी, मैं समझती हूँ कि फ़ौज अंडर सिविलियन कंट्रोल होनी चाहिए, और जो पॉलिसी सिविलियन हुकूमत डिसाइड करेगी फ़ौज उसको फॉलो करेगी और करना पड़ेगा। तो ये कहना कि जी फ़ौज पेज पे नहीं है, आई एम सॉरी, ये पॉलिसी डिसीजन जो डिफेंस की, सिक्योरिटी की, ये सारी पॉलिसी सिविलियन हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको लेनी पड़ेगी ये जिम्मेदारी, और फौज को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जाहिर है कंसल्टेशन के साथ, लेकिन एंड में जिम्मेदारी जो है वो सिविलियन हुकूमत की बनती है। और मैं समझती हूँ अगर मियाँ साहब कमिटेड हैं दहशतगर्दी ख़त्म करने में और ड्रोन ख़त्म करने में, ये कर सकते हैं, और हम इनके साथ पूरी तरह जाएंगे। और एक बात मैं और कह दूं बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि आपने भी बार बार, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, पहली दफ़ा मैं समझती हूँ बड़े अरसे के बाद बलूचिस्तान में
सियासी स्पेस आप क्रिएट कर रहे हैं बलोचों के लिए, और बलोच रिप्रेजेंटेटिव्स को आप वो मौका दे रहे हैं कि वो अब जो मिलिटेंसी का इशू है, जो एग्जाइल्स हैं, उनको रीच आउट करें। तो ये फर्स्ट स्टेप अभी हुआ है। मैं समझती हूँ हमें देखेंगे कि डॉक्टर साहब कैसे आगे ये मूव पहला करते हैं, खतरा है बारिश लेकिन का, सियासी स्पेस क्रिएट हो गई। ये आपकी बात सही है, ये बारिश का पहला खतरा है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि अब्दुल मालिक बलोच साहब जो उन्होंने इतनी मूवमेंट भी चलाई है सिविल राइट्स की मिसिंग पर्सन्स के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अभी मियां साहब ने उनको दी है। ज़ेब जाफर साहिबा, शमिया फारूकी साहिबा तो अपने खुद एंड पे जवाब देंगी डुअल पॉलिसी का ड्रोन्स पे जो डॉक्टर साहिबा ने कहा है, लेकिन मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये कि बीइंग अ लेजिस्लेटर आप क्या समझती हैं कि आपकी पार्टी अब जब पावर में आ गई है, कितना स्पेस आप देंगे, फौज को कितना ऑन बोर्ड लेंगे, इन तमाम अहम इश्यूज पे कभी डिस्कशन अभी तक यहां तक पहुंची या अभी यहां तक मामला नहीं आए कि फौज को कितना ऑन बोर्ड लेना है खारजा पॉलिसी के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर, बाकी के मामला में जिसमें नवाज शरीफ साहब राइटली समझते हैं उनकी कुल्ली अथॉरिटी है, कुछ स्पेस देंगे आप उसको कंसल्टेशन की हद तक भी फौज को? देखिए जी, फर्स्ट इश्यूज फर्स्ट, हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें फेस करने को मिल रहा है वो है हमारी रिवाइवल ऑफ आवर इकोनॉमी। और इसके लिए हमें सबसे पहले जो है देखें, क्योंकि अभी हमारा वी हैव अ डेफिसिट और हमें अभी कोई लोन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब हम IMF की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके अपने टैक्स पेयर्स आपको लोन, आपका टैक्स नहीं अदा कर रहे, तो हाउ डू एक्सपेक्ट इट टू बी रिटर्न्ड। हम लोगों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, पिछले भी 1998 में भी हमेशा तिजारत बढ़ी है, आपका क्या कहते हैं मार्केटिंग सोशल इकोनॉमी जो है आपकी बड़ी है, और आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपके साथ जो है इन्वेस्टमेंट्स भी की है, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे इंडिया हो, हर लिहाज से जो है लोगों ने इन्वेस्ट किया है मुल्क में। पिछले 5 सालों में लोगों ने सिर्फ यहाँ से माइग्रेट किया है पाकिस्तान से, क्योंकि उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लैंड, ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफ द लाइव्स यहाँ पे नहीं मिली है। तो सबसे पहले तो ये होगा कि जी जब PMLN की गवर्नमेंट आएगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो एकदम से आपको इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट नजर आएगा। और इसके साथ ही हमारे नेबर्स भी हमारे ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप पे जो है ट्रस्ट रखते हैं, और इंशाल्लाह ताला एक चेंज नजर आएगा। उसके साथ ही जब हम इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, हम जब अमेरिका पे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, देन वी आर हियर व्हेन वी कैन सिट ऑन द टेबल्स एंड कैन नेगोशिएट ऑन ड्रोन अटैक्स एंड अदर इश्यूज वी आर फेसिंग। ये इस चीज़ को हम बैक बेंच पे नहीं लेके जा रहे, लेकिन पहले अपने आप को उस लेवल पे तो लाए, अपने आप को इतना सस्टेन तो कर सके कि हम किसी से बात करें। अगर कल को हमारे ऊपर किसी किस्म की वो हम पे ब्लॉकेज लगा देते, देन कैन वी सस्टेन एज अ नेशन। तो वी नीड टू फर्स्ट मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग। जी, ये आपका पॉइंट आ गया। शमीला फारूकी साहब, वैसे तो बहुत बातें हो गई आपके हवाले से, आपकी पार्टी के हवाले से, मतलब डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा ने कहा कि आप लोगों की अपनी डुअल पॉलिसी थी, अमेरिका को कहते थे कि मारो पाकिस्तानियों को ड्रोन फेंक के, और ऊपर से कहते थे बावेल आप चाहते थे। इसी तरह इन्होंने कह दिया ज़ेब जाफर साहिबा ने कि आप लोगों ने मुल्क के हालात इतने बदहाल कर दिए कि लोग यहाँ से माइग्रेट होने शुरू हो गए। लेकिन मेरा उनको आप रिस्पॉन्ड करना चाहे कर सकते हैं कि मेरा सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। जी, मैं करना चाहती हूँ। देखिए, सवाल में पहले बात करी ना कि इकोनॉमी को किस हाल पे पहुंचा दिया। बात यह है, आपको याद होगा जब 1998 में मियां साहब ने धमाके किए थे, तो उन धमाकों के बाद इकोनॉमी का क्या हाल हुआ था। हम पे सैंक्शंस लगाए गए, जितने हमारे ट्रेड ब्लॉक था यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, एशियन कंट्रीज़ के साथ, वो सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स ख़त्म हो गए। जिस वक़्त कू हुआ जनरल मुशर्रफ का, उस वक़्त हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी। तो देखिए ना, अगर आपने जज्बाती फैसले करने, तो जज्बाती फैसलों के बाद जो उसके रेपरकशंस है वो तो देखें कि कौम के ऊपर क्या जाएंगे। इसी तरीके से डॉक्टर शीरीन, देखिए डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा अब पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, बड़ी खुशाइन बात है। अब इनको पता चल जाएगा कि पार्लियामेंट का क्या तरीकेकार होता है, किस तरीके से हुकूमतें चलती हैं, किस तरीके से ऑपोजिशन का काम होता है। जिस शख्स ने ड्रोन अटैक्स की इजाजत दी डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा के, वो लीडर हैं, और रेफरेंडम में जनरल मुशर्रफ की उन्होंने ही वोट डाला था, हमने वोट नहीं डाला था। बहरहाल इंसान अपनी माजी की गलतियों से सीखता है, आगे की जानिब देखनी चाहिए। देख नहीं प्लीज नहीं, ठीक है, इस तरह तो कामरान साहब हम सब अपने अपने गुनाहों की, एक सेकंड डॉक्टर साहिबा प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। बात नहीं, हम सब अपनी अपनी गुनाहों की माफी मांग लेते हैं और जन्नत में चले जाते हैं, फिर हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। बात ये नहीं है कि आपने किसी का सर कलम कर दिया, बाद में आप उसके घर पहुंच गए और आपने ताज़ियत कर ली और माफी मांग ली। देखिए, माफ करने वाला अल्लाह है। जो आपका माजी है, यू विल हैव टू पे फॉर इट। और ये बात नहीं है कि माफी मांग ली,
अच्छा मैं आप सवाल पूछ लूं आपसे, पार्लियामेंट में थे उस वक्त आपने कुछ सोच समझ के रेफरेंडम में चले वो आगे बात इमरान साहब की, उन्होंने माफी मांगी भी ऑन रिकॉर्ड, लेकिन मैं सवाल तो पूछ लूं आपसे। देखिए माफी मैं कह रही हूँ ना, इस तरह तो फिर सब मांग लें। चले वो आपकी बात, अब मैं सवाल पूछ लूं आपसे, आप अपनी इजाजत का तो बता देना। अच्छा मुझे अब सवाल, शमीला साहिबा मुझे सवाल तो पूछने दें। कामरान साहब जी जी जी, ये किसने पुकारा मुझे? जी, आई वुड लाइक टू कमेंट के करें मैं सवाल रह गया। सॉरी जी, मैं थोड़ी सी क्योंकि बात आगे चली जाएगी, मैं इस पर कमेंट करना चाहूंगी। शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा कि 1998 में जो हमने धमाके किए ये हमने ज्यादती की मुल्क के साथ, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी क्या ये आपकी अगर हुकूमत होती ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहता? अगर ये हिस्ट्री रिपीट होती तो हम आज भी उसी तरह एटमी धमाके करते और इस पाकिस्तानी मुल्क को, पाकिस्तानी नेशन को एटमी कुव्वत बनाते। अगर इस चीज पे सैंक्शंस लगते तो बता रही थी कि आपने जो फैसला किया, बट माय क्वेश्चन टू दिस पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इज कि आपकी फेलियर ऑफ इकोनॉमी के क्या रीजंस क्या है? आपने तो अमेरिका को यस बॉस किया, अगर ऐसे फैसले आइंदा भी करने पड़े तो बराए मेहरबानी ये देख लीजिएगा कि इसके बाद क्यों देके जा रही है। एक वक्त में एक बोल रहे, शमीला साहब को पूरा मौका दूंगा जवाब देने का। ज़ेब जाफर साहब आप सवाल रिपीट कर लें, वो इंटरप्शन हो गई थी। जी सवाल का जवाब लूंगा। जी माय क्वेश्चन इज कि देखिए हमने एटमी धमाके किए जिसपे हमें फख्र है, हम अगर दोबारा हिस्ट्री रिपीट करेंगे हम दोबारा करेंगे। हमें तो सैंक्शंस इस वजह से लगी, लेकिन आपने अमेरिका को तो यस बॉस किया। आप ये बताएं कि आपकी इकोनॉमी में क्यों नहीं फंड्स आए? आपको कैली लोगों बिल से जो पैसे मिले वो कहाँ गए? आपको कितने फंड्स आए? किस आपकी इकोनॉमी जो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, जो हमें क्राइसिस छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे पावर क्राइसिस है, यहाँ पे इन्वेस्टर भाग चुका है, आप बताएं कि इसके क्या वजह है? बताएं जी, इसकी क्या वजह है? बीबी इन्वेस्टर तो आपकी पिछली हुकूमत ने भी भगा दिए थे। थरकोल के सारे इन्वेस्टर, सारे सैफुर रहमान ने जेलों में डाले थे, सारे भाग गए थे। पूरे पाकिस्तान से भरा है। सुन लीजिए ना, अब बीबी सुन लीजिए, वो पाकिस्तान से भाग गए। सारे एमओयू जो साइन हुए थे बिजली के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के, वो सारे भाग गए और ये ऑन रिकॉर्ड है। आज मियां साहब थरकोल की बात तो करते हैं, लेकिन उस वक्त जो हाल हुआ था आपको पता है। धमाकों की बात करी ना आपने कि बड़ा फख्र है आपका, बिल्कुल ठीक है। चाइना में भी धमाका हुआ, फ्रांस के अंदर फ्रांस ने भी धमाका किया, बरतानिया ने भी किया। उसके बाद उनके मुल्क के अंदर कैपिटलिज्म आया, उनके बाद उनके मुल्कों में। मेरा सवाल तो वैसे रह गया धमाकों के बाद। आप दोनों की मेहरबानी से मेरा सवाल तो रह गया, सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर वो आपका भी नहीं दिया तो मेरा तो खैर नौबत नहीं आई। अब तो वक्त खत्म हो गया। अच्छा शीरी मजारी साहिबा, मुझे एक बात बताइए कि आपके हवाले से एक बड़ी मुझे अजीबोगरीब स्टेटमेंट सुनने को मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग। आपने ये कहा कि नेटो के जो ट्रक है उनको भी आप लोग तलाशी लेंगे। तलाशी लेगा कौन वैसे? ये मैंने सिर्फ कहा है, मैंने कहा था कि अगर हमें सस्पिशन है कि नेटो की ट्रक्स में असला जा रहा है, वॉर मटेरियल जा रहा है, और अगर ये अग्रीमेंट में नहीं है क्योंकि पीपीपी की हुकूमत ने अग्रीमेंट पब्लिक नहीं की थी जो लेटेस्ट की थी, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने एफसी को सबको कहें कि तलाशी लें। यानी ऐसी बात हुई कि शमीला फारूकी साहिबा की जो गवर्नमेंट है वो कराची से ट्रक भेजेगी और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है या ये क्यों ट्रक भेज, नहीं ये बात नहीं है, वहां चलते हैं ना कराची से। आपकी जो अग्रीमेंट है, अगर आपकी अग्रीमेंट में नहीं है असला भेजना, जो कि हमें पिछली हुकूमत ने कहा वक्त हुआ खत्म, नहीं जाएगा असला, तो फिर असला चेक ना करें हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम खवातीन का व्यूअर्स। आज का ये प्रोग्राम था, हम मुल्क की जो नई क़यादत उनके व्यूज आपको सुनवाए। आज का दिन इस लिहाज से बहुत अहम था। पाकिस्तान की सियासत में बलोचिस्तान हमारा बड़ा सेंसिटिव इशू है। बलोचिस्तान में एक ऐसी तहरीक चल रही है जो पाकिस्तान के कौमी धारे पर एक बहुत बड़ा सवाल है। उस तहरीक को बाहर से स्पॉन्सर किया जा रहा है या अंदर ही से ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये डिबेटेबल है। लेकिन आज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी क़यादत, जो उनकी लोकल क़यादत थी, उनको वज़ारत आला नहीं दी। एक सेक्रीफाइस है बहुत बड़ा मुल्क के लिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने एक मिडिल क्लास पॉलिटिशियन को, एक सिविल राइट्स के अलंबरदार को, एक मिडिल क्लास पार्टी को जिनका ताल्लुक ना किसी सरदारी सिस्टम से है ना उनका ताल्लुक किसी और क्लैन से है, वो एक आम आदमी है, उनको उन्होंने क़यादत की जिम्मेदारी दी है। हम उम्मीद रखते हैं कि मियां साहब ने ये जो इक़दार की सियासत की है, वो खुद भी कह रहे हैं इक़दार की नहीं है, इसको अब्दुल मालिक बलोच साहब जो है वो उसी खुशसलूबी से निभाएंगे जितना ट्रस्ट उन पर आज PMLN की क़यादत ने की है। मामला बड़ा सेंसिटिव है और चैलेंजेस बड़े वसी हैं बलूचिस्तान में। अब्दुल मालिक बलोच साहब को गुड लक कहते हैं और मियां साहब को इस डिसीजन पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आज का प्रोग्राम था। नेक्स्ट वीक तक इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमें इजाज़त दीजिए।